नमस्कार दोस्तों, क्या आरक्षण अब पूरी तरीके से बदलने वाला है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी हाल ही में एसटी एससी के आरक्षण को लेकर बहुत बड़ा फैसला सुनाया गया है। अगर मैं आपको साफ सुथरे शब्दों में कहूं तो अब तक आरक्षण को लेकर फैसला करने का हक केवल राष्ट्रपति और संसद के पास हुआ करता था, पर अब जो आरक्षण को लेकर फैसला किया जा रहा है इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ राज्य सरकारें भी शामिल होगी। यानी कि आरक्षण में कुछ बड़ा बदलाव 100% होने वाला है क्योंकि फैसला आ चुका है। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार के बदलाव अभी हो रहे हैं। और इसके साथ ही आप में से बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि आखिरकार देश में पहली बार आरक्षण कब मिला, आरक्षण मिलने की कहानी क्या है और आखिरकार ऐसा क्या हुआ था कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के द्वारा पूरे संविधान के अंदर खास करके एसटी एससी को लेकर आरक्षण की बात की गई थी। तो आइए जानते हैं इन सभी के बारे में। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट के 7 जज आपको यहां पर दिखाई दे रहे होंगे। इनमें से मुख्य न्यायाधीश हैं डी.वाई. चंद्रचूड़। इनकी अध्यक्षता में ये 7 सदस्य हैं और इनके द्वारा एक नए प्रकार का फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। अब फैसला इस प्रकार का था कि फैसले में जज ने कहा कि भाई एसटी एससी के आरक्षण में किसी प्रकार का बदलाव करना चाहिए। अब बदलाव करने का सवाल कहां से आया? तो बदलाव करने का सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ प्रकार की याचिकाएं दर्ज की गई थी और याचिकाओं के आधार पर यह फैसला सुनाया गया कि एसटी एससी के अंदर कई प्रकार की जातियां हैं और उन जातियों में से कुछ खास वर्ग है, यानी कि कुछ ऐसी जातियां हैं जो ज्यादातर आरक्षण का फायदा उठाती हैं और उन्हीं के परिवार के लोग ज्यादातर सरकारी नौकरी लगते हैं, अच्छा एजुकेशन भी लेते हैं और यहां तक कि पॉलिटिक्स में भी शामिल होते हैं, राजनीति तक करते हैं। पर आज भी एसटी एससी के अंदर आने वाली कुछ कैटेगरी पहाड़ियों में निवास करती हैं, कुछ गांवों के अंदर निवास करती हैं और कुछ को यह पता भी नहीं होता है कि उन्हें इस प्रकार का आरक्षण मिला हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि कुछ ही कैटेगरी जो है इसका आरक्षण का लाभ उठा रही है और बाकी जो बची हुई कैटेगरी है वो इसका लाभ नहीं उठा रही है। तो ऐसा किया जाए कि जिन्होंने लाभ उठा दिया है उनका आरक्षण अब कम कर दिया जाए और जिन्होंने लाभ नहीं उठाया उनका आरक्षण बढ़ा दिया जाए। और इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए राज्य सरकारों के हाथों में हमें शक्तियां देनी होगी। अब राज्य सरकारों के हाथों में शक्तियां कैसे जाएगी उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। उससे पहले आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि आरक्षण किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। अब आप यहां पर देखिए, आपको यहां दिखाई दे रहा होगा भारत में 40.5% आरक्षण के दायरे में नहीं आने वाले व्यक्ति हैं, यानी कि 40.5% ऐसी कैटेगरीज है, ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें किसी प्रकार का आरक्षण नहीं मिलता है। वहीं अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिलता है। अब ये ईडब्ल्यूएस क्या है? तो जनरल कैटेगरी जो होती है ना, सामान्य वर्ग जो होता है उसी में से काटकर इनको क्या है आरक्षण दिया जा रहा है, यानी कि ईडब्ल्यूएस है। सामान्य वर्ग में तो आते हैं पर उनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है, उनके परिवार में किसी की नौकरी नहीं है, यानी कि कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इसके साथ ही अगर हम उनके जमीन की बात करें तो 5 एकड़ से ज्यादा उनकी भूमि नहीं है, शहर के अंदर अच्छा प्लॉट नहीं है और ये सारी चीजें चेक करने के बाद में जनरल को काट कर ईडब्ल्यूएस बनाया गया और ईडब्ल्यूएस के अंदर ही 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। वहीं हम एसटी एससी की बात करें तो 15 और प्लस 7.5 को जोड़कर पूरा का पूरा आरक्षण जो है किसे मिला है? एसटी एससी को यहां पर मिला है और बाकी ओबीसी का आरक्षण जो कि केवल कह सकते हैं कि नाम मात्र का यहां पर हो सकता है। अब इस प्रकार का आरक्षण यहां पर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कहानी बनाई गई है उस कहानी को जरा आप ध्यान से सुनिएगा। कहानी के अंदर क्या हो रहा है कि आर्टिकल 341 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति जी जो है अपनी शक्तियां अपने हाथों में रखते हैं और राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? फैसले देते हैं एसटी एससी को लेकर। और राष्ट्रपति जी के साथ साथ कौन शामिल होता है? संसद शामिल होती है।
पर अगर यहाँ पे आर्टिकल 142 यानी कि आर्टिकल 142 का उपयोग किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह हक किसे दिया जा सकता है? राज्य सरकारों को दिया जा सकता है। और राज्य सरकारों को जब हक मिलेगा तो राज्य सरकार क्या करेगी? एसटी एससी के अंदर आने वाली जातियों को क्या करेगी? उनमें देखेगी कि कौन कौन सी कैटेगरी लाभ उठा चुकी है और कौन सी कैटेगरी ने लाभ नहीं उठाया, उसके अकॉर्डिंग उन्हें आरक्षण दे दें। जैसे कि आप देखिए कि आर्टिकल 341 के अंदर लिखा हुआ है हमारे संविधान के अंदर कि एससी के अंदर टोटल 1200 प्लस जातियां है ना। एससी के अंदर ऐसे मुख्य जातियों की अगर हम बात करें तो 39 ही आती है, पर ज्यादातर जो पहाड़ के अंदर भी हैं, कोई द्वीप के अंदर निवास कर रहे हैं, अलग अलग जगह, सबको अगर क्राइटेराइज किया जाए तो 341 आर्टिकल के अंदर बताया गया है कि एससी के अंदर पूरे भारत में 1200 से भी ज्यादा जातियां निवास करती हैं। वहीं अगर आर्टिकल 342 की हम बात करें तो एसटी के अंदर 700 से भी ज्यादा प्रकार की जातियां निवास करती हैं और इन्हें एक प्रकार का यहाँ पे क्या है, जो है यहां आरक्षण इन्हें दिया गया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? कहीं ना कहीं अपना फैसला राज्य सरकारों के पक्ष में सुना रहा है आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए। अब आप जरा इस बात को थोड़ा सा समझिएगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ देता है, एक आप थोड़ा सा गैस कीजिए, मान के चलिए कि अगर मुख्यमंत्री या राज्यपाल या उनके सलाहकार या आसपास के कोई व्यक्ति जो बड़े लीडर हैं और उनकी जाति एसटी एससी की ही किसी जाति से आते हैं, तो अगर वहां पर कोटा देने की बात आएगी, आरक्षण देने की बात आएगी कि भाई हमें तो 100% आरक्षण मिलना चाहिए, हमें तो 50% आरक्षण मिलना चाहिए, हम इस जाति से आते हैं और हमारी जाति के व्यक्ति यहाँ पर पिछड़े हुए हैं, तो उन्हें तो आरक्षण मिल गया। वहीं अगर कोई विरोधी व्यक्ति वहां बैठा हुआ है किसी जाति को लेकर, तो वो बोल देगा कि इस जाति को तो आरक्षण नहीं मिलना चाहिए क्योंकि इन जातियों के लोग ज्यादातर ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, तो इनका आरक्षण तो थोड़ा कम कर देना चाहिए या फिर खत्म कर देना चाहिए। तो ये एक प्रकार की अलग बात होगी। अब सुप्रीम कोर्ट ये बात तो बोल रहा है कि राज्य सरकारें इसके ऊपर फैसला दे सकती हैं, पर उन्हें यह साबित करना होगा कि इतना अगर आरक्षण दिया जा रहा है तो इस जाति के अंदर ऐसी क्या क्या कमी है और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से इन्हें यह सारा आरक्षण मिल रहा है। तो कुछ इस प्रकार की बातें की गई है। अगर मैं आपको सीधे तौर पर समझाऊं तो जैसे ओबीसी है, ओबीसी को ही काटकर क्रीमी लेयर बनाया गया। क्रीमी लेयर वो व्यक्ति हैं जो ओबीसी में तो आते हैं पर बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं, तो उन्हें सरकार एक प्रकार का आरक्षण देती है। वैसे ही एसटी एससी को काटकर एक नए प्रकार की कैटेगरी यहां पर बन जाएगी, जिन्हें सब कैटेगरी हम बोल सकते हैं, जिसमें कुछ वर्ग ऐसे होंगे जिनका आरक्षण पूरी तरीके से कम हो जाएगा और कुछ को आरक्षण यहां पर मिलेगा। वहीं हम ईडब्ल्यूएस की बात करो कि 2019 के संविधान संशोधन में 103 आर्टिकल के अकॉर्डिंग जोड़ दिया गया था। अब आप यहां पर देखिए कि सरकार चाहे तो सबको बराबर अधिकार दे सकती है। समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 बोलता है ना कि समानता का अधिकार, भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक क्या है, समान हक पाने का यहां पर अधिकार रखता है। तो सरकार यहां पर इस प्रकार का उपयोग कर सकती है। दूसरा, अगर सरकार यानी कि केंद्र सरकार चाहे और राज्य सरकार चाहे तो आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 15(5) का उपयोग करते हुए आरक्षण को बना सकती हैं और घटा भी सकती है। तो दोनों चीजों का उपयोग यहां पर हो सकता है। अब सवाल यहां पर इसीलिए उठाए जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी हाल ही में यह फैसला दे दिया, पर इसी प्रकार का मामला जब 2004 के अंदर आया तो उस समय क्यों मना कर दिया गया। अब ये 2004 का मामला क्या है, तो आप जरा यहां पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश बनाम सुप्रीम कोर्ट के नाम से एक आर्टिकल आपको हर जगह दिखाई दिया होगा। 2004 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करी थी आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश सरकार का कहना है कि हमारे यहाँ पर एसटी एससी के कई सारे वर्ग निवास करते हैं और उन वर्गों में ज्यादातर वो व्यक्ति आगे बढ़े हुए हैं जिनकी पुरानी पीढ़ी भी आगे बढ़ी हुई है, यानी कि लगातार वो ही स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। पर ऐसे वर्ग भी हैं जिनको एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है, तो कम से कम उन वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए इनका आरक्षण कम कर देना चाहिए। इस बात को लेकर आंध्र प्रदेश ने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका लगाई। पर उस समय सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला कर दिया था, इस मामले पे अगर कोई कार्रवाई कर सकता है या फिर फैसला दे सकता है तो केवल राष्ट्रपति दे सकता है और संसद दे सकता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट इस पे किसी प्रकार का जो है फैसला
नहीं देगा और वहां पर इस सारी बातों को खत्म कर दिया गया। अब 2024-25 में ये सारी बातें सही कहां से हो गई हैं, वो थोड़ा सा सोचने वाली बात यहां पर सामने आती है। अब आप देखिए, देश के अंदर कई सारे जज हैं और जज के द्वारा कुछ नए प्रकार के फैसले यहां पर दिए गए हैं और इनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो आप जरा ध्यान से सुनिएगा। संपन्न लोगों को रिजर्वेशन से यानी कि आरक्षण से बाहर करने का फैसला संसद करे। एक शख्स जब आईएएस आईपीएस बन जाता है तो उसके बच्चे गांवों में रहने वाले उसके समुदाय की तरह असुविधा का सामना नहीं करते हैं, फिर भी उसके परिवार को पीढ़ियों तक आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा। अब ये संसद को तय करना है कि संपन्न लोगों को आरक्षण से बाहर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जस्टिस BR गवई सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जिनके द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था। तो अगर आप में से कोई ST/SC से बिलोंग करता है और इस वीडियो को देखता है तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में इनकी बात को लेकर रिप्लाई लिखिएगा। आगे देखिए, ST/SC के भीतर ऐसी श्रेणियां हैं जिन्होंने सदियों से उत्पीड़न झेला है। आप सभी जानते हैं कि कई वर्षों से भारत के अंदर छुआछूत हुआ है। आज भी सिर्फ कहने में आता है कि भारत में छुआछूत खत्म हो रहा है, जातियों को लेकर लोग नहीं लड़ाएंगे, पर अब तो सरकार भी क्या करने वाली है, जातिगत जनगणना करने वाली है। और जातियों के नाम पर तो पहले भी लड़ाइयां होती आई है, अब भी लड़ाई हो रही है और जाति की वजह से ही छुआछूत भेदभाव वाली चीजें सामने आती रही है। तो आप देखिए, इनके साथ ऐसा हुआ और आरक्षण दिया गया और आज भी कई सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो गांवों के अंदर इस उत्पीड़न को आज भी झेल रहे हैं। यह हकीकत है क्योंकि मैं खुद गांव से बिलोंग करती हूं और मैंने मेरे सामने ऐसी कई सारी चीजों को देखा भी है। आपने देखा है तो जरूर से लिखिएगा। ST/SC वर्ग के केवल कुछ लोग ही आरक्षण का लाभ उठाते हैं। क्रीमीलेयर की पहचान कर आरक्षण के दायरे से बाहर लाने की नीति बने। क्रीमीलेयर आप समझ चुके होंगे, अभी जस्ट मैंने आपको समझाया। वो तबका, वो वर्ग जो केवल ST/SC से आता है पर उसने अपना अच्छा खासा विकास कर लिया, तो अब उसे आरक्षण देने की कोई जरूरत नहीं है। केवल उन्हीं व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जो खास तरीके से इसका हक रखते हैं। आगे देखिए, सच्ची समानता हासिल करने का यही एकमात्र तरीका है। SC/ST के क्रीमीलेयर और मेला ढोने वाले के बच्चों की तुलना सही नहीं है, यह बात भी कही गई है। आगे और भी जरा स्टेटमेंट देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट के जज ने यहाँ पर क्या क्या कहा है। यहाँ पर जस्टिस BR गवई की बात करें तो पिछड़े समुदायों को प्राथमिकता देना राज्य का कर्तव्य है। SC/ST में कैटेगरी में केवल कुछ लोग ही आरक्षण का आनंद ले रहे हैं, यह हकीकत है। आप खुद इस बात को देखिए। दूसरा, SC/ST में छोटा और ताकतवर वर्ग सरकारी ऊंचे पद और अच्छी सुविधाएं पा रहा है, जबकि बाकी लोग अब भी गरीबी और पिछड़ेपन में जी रहे हैं। राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है लेकिन पूरे समुदाय का विकास किसी प्रकार से नहीं हो रहा है। आगे आप देखिए, आरक्षण केवल पहली पीढ़ी तक ही मिलना चाहिए था। यह किसने कहा है? पंकज मित्तल जस्टिस है, यह भी इनके द्वारा कहा गया कि आरक्षण तो केवल पहली पीढ़ी तक ही मिलना चाहिए था। अगर कोई पहली पीढ़ी आरक्षण लेकर हाई लेवल तक पहुंच गई है तो दूसरी पीढ़ी को इसका हकदार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तीसरा, ST/SC के लिए आरक्षण संविधान के अनुसार ही होना चाहिए और संविधान में ST/SC के लिए क्रीमीलेयर का प्रावधान नहीं होना चाहिए। ये बात कहा है अश्विनी वैष्णव, जो कि एक टाइम में रेल मंत्री थे और अभी क्या है, सूचना प्रसारण मंत्री भी। रेलवे भी है इनके पास में डिपार्टमेंट और ये सारा डिपार्टमेंट इनके पास में है। आगे हम जाने कि किस प्रकार से आरक्षण को लेकर प्रतिक्रियाएं दी गई हैं और आरक्षण किस प्रकार से भारत में लागू हुआ। उससे पहले अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो ये स्कैन करके आप सीधा मेरी आईडी पर पहुंच सकते हैं या फिर आप ऐसे नाम लिख के सर्च कर सकते हैं, अंजलि वॉइस के नाम से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब इसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया उसके ऊपर कई प्रकार के नेताओं के द्वारा रिएक्शन दिया गया, जिसमें बात आती है राहुल गांधी जी की। तो राहुल गांधी जी ने इसको लेकर सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और जब जातिगत जनगणना होगी तो पता चलेगा कि कौन से वर्ग का कौन सा तबका कौन से स्थान पर पहुंचा है, क्योंकि जातिगत जनगणना में उनसे हर प्रकार का सवाल पूछा जाएगा कि आपके घर में कितने लोग हैं, कौन कौन सरकारी नौकरी करता है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, तो आरक्षण का कितना लाभ मिला है नहीं मिला है, इसका स्टेटमेंट भी आ ही जाएगा जब जातिगत जनगणना होती है। तो ये इनके द्वारा कहा गया।
अब सवाल यहां पर ही आता है कि आखिरकार भारत में आरक्षण किस प्रकार से लागू हुआ। देखिए, भारत में आरक्षण पहली बार 1950 में मिला ना, मिला कैसे था उसकी स्टोरी आप जरा सुनिए। हुआ क्या था, एक समय में जब ब्रिटेन के अंदर प्रधानमंत्री हुआ करता था रेमजे मैकडोनाल्ड, और अंग्रेजों की नीति आप सभी जानते थे कि फूट डालो और राज करो। भारत को उसने ऑलरेडी कई प्रकार की जातियों में तोड़ रखा था, और अब अंग्रेजों की नए प्रकार की चाल थी कि एसटी एससी के कैटेगरी को तोड़कर भी एक नए प्रकार का धर्म बना दिया जाए। और इसी बात को लेकर रेमजे मैकडोनाल्ड ने भारत के अंदर इस प्रकार की घोषणा करवाई कि आने वाले 16 अगस्त 1932 को क्या होगा, भारत के अंदर सांप्रदायिक निर्वाचन होने वाला है। और जैसे ही ये बात गांधी जी को पता चली तो गांधी जी ने बोला कि मेरे जीते जी तो मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरे जीते जी हिंदू मुस्लिम हो गया, हिंदू सिख हो गया, हिंदू ईसाई हो गया, और अब हिंदुओं से तोड़कर एसटी एससी का अलग वर्ग यानी कि अलग धर्म मैं किसी सूरत में नहीं बनने दूंगा। तो इसी बात को जैसे इन्होंने सुना, जब ये यरवदा की जेल में थे, और जैसे ये बात सुना तो इन्होंने सबसे पहला संदेशा भिजवाया डॉक्टर BR अंबेडकर साहब को। और जैसे इनके पास में संदेशा पहुंचा तो इन्होंने साफ सुथरे शब्दों में मना कर दिया कि मुझे गांधी जी से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने मेरी बात जहां रखनी थी ऑलरेडी रख दी है। ये पूरी बात कहां पहुंची, गांधी जी के पास में पहुंची। तो गांधी जी ने कहा कि अगर डॉक्टर BR अंबेडकर मुझसे नहीं मिलेंगे, और ये जब तक नहीं मिलेंगे तब तक मैं आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा, मैं भूखा प्यासा रहूंगा, मर जाऊंगा, पर एक अलग प्रकार का धर्म नहीं बनने दूंगा। डॉक्टर BR अंबेडकर ने बोला, भाई भूखे प्यासे ये मर जाएंगे तो पाप चढ़ा देंगे, चलो एक काम करते हैं, मिल ही आते हैं। और ये कहां पहुंच गए, गांधी जी से मिलने के लिए पहुंच गए। किसकी सहायता से, मदन मोहन मालवीय जी की सहायता से ये वहां मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। मिलते हैं और बात करते हैं गांधी जी से कि भाई गांधी जी आपको क्या आपत्ति है और आप क्यों मिलना चाहते थे, उसके बारे में आप जरा बताइए। तो गांधी जी ने कहा कि सुना है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन होने वाला है, और इसी के चलते एसटी एससी एक अलग धर्म बनाने वाला है, और अगर ऐसा हुआ तो मैं जीते जी ही मर जाऊंगा, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता हूं कि यह कैटेगरी भी हिंदुओं से बटे और एक अलग धर्म बन जाए, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। तो डॉक्टर BR अंबेडकर अपना ओपिनियन देते हैं कि भाई ठीक है, आपका कहना ठीक है, पर मेरी बात आप जरा सुनिए। अगर हम हैं कुछ तो हमें क्यों नहीं समझा जाता है। अगर मैं मेरी ही बात करूं, जिस स्कूल में मैं पढ़ाने के लिए जाता था, वहां के अगर मैंने मटके से पानी पी लिया तो उस मटके को फोड़ दिया जाता था। स्टूडेंट तो दूर की बात, मेरे साथ में काम करने वाले टीचर तक उसको फोड़ देते थे। अगर हम मंदिर पे चढ़ने की कोशिश करें तो वहां से भी धक्का मार दिया जाता है। जिस तालाब में पानी पीने की कोशिश करते हैं उस तालाब को ही अछूत बता दिया जाता है। तो हर प्रकार का छुआछूत और हर प्रकार का भेदभाव हमारे साथ होता है, तो इससे बढ़िया है कि हम अलग ही हो जाएं। इनकी बात इनको समझ में आई और उन्होंने बोला कि अब आपको बराबरी का दर्जा मिलेगा, और इसी बराबरी के दर्जे के चलते गांधी जी और डॉक्टर BR अंबेडकर के बीच में एक समझौता होता है कि आपको भी बराबर में बिठाया जाएगा, बराबरी का हिस्सा दिया जाएगा। इसलिए आज से विधानसभा के अंदर सीटें जो आपकी 71 आया करती थी, अब से आपकी सीटें 140 ऐड कर दी जाती हैं, यानी कि 148 सीटें आपकी यहां पर कंप्लीट होती हैं। तो क्या आप इस बात को लेकर खुश हैं? और दूसरा, शिक्षा के अंदर भी आपको आरक्षण मिलेगा, वहां पे भी आप अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि आपने पढ़ाई को लेकर संघर्ष किया है, पर आपके आने वाली पीढ़ियों को नहीं करना पड़ेगा। आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, राजनीति में स्थान मिलेगा। अगर ये सारी चीजें होती हैं तो सही रहेगा। तो डॉक्टर BR अंबेडकर इसी बात को लेकर मान जाते हैं, आरक्षण भी मिलता है और यहाँ पर सीटें भी बढ़ा दी जाती हैं, और अंततः एक समझौता होता है 24 सितंबर 1932 को, और इस समझौते को कहा जाता है पूना पैक्ट, या फिर दिल्ली समझौता भी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पूना पैक्ट है। इसलिए आपने जगह जगह देखा होगा, रेलवे स्टेशन पे या फिर किसी एयरपोर्ट के आसपास, किसी सिविल हॉस्पिटल के आसपास, यहाँ पर लिखे होते हैं नारे कि आरक्षण किसी प्रकार की भीख नहीं है, पूना पैक्ट का वादा है। तो इस प्रकार की लाइनें भी कई प्रकार की लिखी हुई मिलती हैं। तो अंततः इस प्रकार से देश में आरक्षण मिला था। पर कुछ बातें ये भी सुनने में आती हैं कि यहाँ पर डॉक्टर BR अंबेडकर ने कहा था कि आरक्षण की बैसाखी कुछ सालों के लिए ही चाहिए, और अगर यहाँ पर हमारा वर्ग आगे बढ़ता है तो हो सकता है फ्यूचर में अगर ऐसे फैसले लिए जाए, आरक्षण में बदलाव किए जाए, तो कोई यहाँ पर हमें कोताही नहीं होने वाली है। पर बात यह आती है कि आज भी आरक्षण खत्म करने की कहीं जरूरत होती है क्या? आज छुआछूत खत्म हो चुका है क्या? भेदभाव खत्म हो चुका है
क्या लगता है आपको, क्या सोचते हैं आप, जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा इस आरक्षण को लेकर। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं आपके काम की बात, यानी कि अगर यहाँ जितनी भी कंपनीज आपको दिखाई दे रही हैं, अगर इसमें आप नौकरी लगना चाहते हैं तो आप जरूर से ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हमारे 91,000 से ज़्यादा स्टूडेंट नौकरी लग चुके हैं, जिनकी 12 महीने की सैलरी 47 लाख से भी ज़्यादा है। कंपनी आप ज़रा यहाँ पर देख लीजिए, जैसे हो गया है L&T हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया है, यहाँ पर सैमसंग हो गया, जियो, गूगल, किसी भी बड़ी कंपनी के अंदर आप नौकरी करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने एक फॉर्म दे रखा है, जो पिन कर रखा है मैंने, उस पर टैप करेंगे तो मोबाइल नंबर आपको डालना है, नाम अपना डालना है, ईमेल आईडी आपको डालना है और डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए आपको यहां पर कोड डालना होगा AN50। क्या कोड डालोगे आप? AN50। तो यानी कि AN50 जैसे ही आप कोड यूज करेंगे यहाँ पर आपको अच्छा खासा 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसके अंदर हम आपको सिखाने वाले हैं डेटा साइंस, AWS, CC+, जावा, पाइथन, DSA, कॉम्पिटिटिव कोडिंग, कई प्रकार की चीजें हम आपको यहाँ पर सिखाने वाले हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला किया गया है, इससे लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या ST/SC कैटेगरी को थोड़ा कट करके जिन लोगों ने फायदा उठाया है उनका फायदा कम करना चाहिए, और जिनको फायदा नहीं मिल रहा है उन उन तबके तक फायदा पहुंचाना चाहिए, बदलाव करना चाहिए? या फिर गांधी जी के द्वारा जो फैसला लिया गया था उस टिप्पणी के बारे में आप क्या लिखेंगे? जरूर से कुछ न कुछ लिखे जाइएगा, और क्योंकि मुझे आप सभी के कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।